जैसे कि आपने तो सिक्योरिटी में हो, पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी में, तो आपने सभी वीआईपीज को सिक्योरिटी दी होगी, तो आपको एक ऐसे एक दो नाम बताना चाहो। सभी को तो नहीं दी, मगर कुछ ऐसे हैं जो पॉपुलर लोग हैं जी। जैसे विराट कोहली जी हैं, अडानी जी हैं। अडानी जी, इनके तो डार्क सीक्रेट्स भी आपको पता होंगे, करते हैं जो नहीं पता आम जनता को। आपने कब डिसाइड किया कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के विधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा। पैरा कमांडो क्या एक इनकी जर्नी क्या हो रही आपकी अब तक का, आपका लाइफ का सबसे डेंजरस मिशन क्या रहा? एक डायलॉग भी है भाई, जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। यस। हेलो एवरीवन, वेलकम इन द इंस्पायर इंडिया शो। एंड आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इंडियन आर्मी के स्पेशल पैरा कमांडो भूप जी, और उनसे हम बात करने वाले हैं उनकी खतरनाक मिशन और रोंगटे खड़ी कर देने वाली स्टोरीज के बारे में, वीआईपी क्लाइंट की सिक्योरिटी और उनसे जुड़े हुए ऐसे सीक्रेट जो आपको सुन के मजा आएगा, और उनकी पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कितनी टफ रही, उनकी जान जाते जाते कैसे बची, गर्ल सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनको सुनकर के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है और मज़ा भी आने वाला है। तो विदाउट डिले स्वागत करते हैं हमारे हीरो भूप जी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भूप सर, स्वागत है आपका हमारे शो पे, इंस्पायर इंडिया शो पे। और काफ़ी टाइम से आपसे बातें चल रही थी और हम चाह रहे थे जल्दी से आप आओ, ऑडियंस भी काफ़ी एक्साइटेड थी आपको लेके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर सल्यूट है आपको, क्योंकि आप इंडियन आर्मी बैकग्राउंड से रिलेट करते हो, उस चीज़ के लिए आपने इंडिया को सर्व किया है, तो दिल से आपको हमारी तरफ से धन्यवाद है, शुक्रिया कि आप लोग इतना मेहनत करते हो, तभी हम सेफ़ हैं। तो आज का पॉडकास्ट मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। बहुत सारी स्टोरीज उनको जानने को मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, मेरी तरफ से भी और मेरी ऑडियंस की तरफ से भी। तो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं, राइट? थैंक यू सागर जी, जैसा कि आपने हमें सलूट किया तो हम भी सलूट का जवाब सलूट से देते हैं। थैंक यू सर। और बेसिकली ये है कि ज़िंदगी में तो संघर्ष चलता ही रहता है, जी और आज आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आपका बहुत बहुत जी स्वागत सर, है। जी सर। और तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिल्कुल, ज़्यादा टाइम हम बिल्कुल। ऑडियंस को वेट नहीं कराएंगे। यस सर, बिल्कुल। तो डायरेक्ट मेरा आपसे सवाल है, और सवाल बहुत तीखे भी होंगे, डायरेक्ट भी होंगे, तो जवाब भी मैं सोचता हूँ कि आप उतने ही ईमानदारी से दोगे, राइट? तो पहला सवाल मेरा आपसे है आपकी लाइफ जर्नी को लेके, कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? क्या इंस्पिरेशन एक आपकी थी? मैं हरियाणा के एक ऐसे मशहूर गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम बंचारी है, जो डिस्ट्रिक्ट पलवल के अंदर आता है, कि जिसमें हर घर में और नहीं तो हर दूसरे घर में एक सोल्जर है। और इसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, कि जैसे हमारे 1965 में हमारे महिलाल जी शहीद हुए थे, और वो एक वीर चक्र विजेता है जिन्होंने गांव का नहीं पूरे इलाके का नाम रोशन किया था। और उनके बाद में शहीद बीरबल जी हैं जो शौर्य चक्र विजेता हैं, और उनको मैंने बहुत बारीकी से देखा था। 98 में उनके गोली लगी थी, तो मैंने यहाँ से उनको बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे ताऊ के लड़के थे, और मैं उनके पास में गया जब उनका पार्थिव शरीर आया था तब भी, और जब पहले उनके साथ जो 2 सोल्जर्स उनके घर आए थे, तो कैसे वो लोग बात करते हैं, कैसे वो अपनी बात को किसी में डिस्क्लोज़ नहीं करते जब तक डेड बॉडी नहीं आती है। तो मैंने उनको बड़ी गहराई से उन लोगों ने, तो जैसे ही बुजुर्गों से वो बात कर रहे थे, तो मैं तकरीबन 9th में था उसमें, उस टाइम में। तो उन्होंने इतना पोलाइटली उन लोगों से बात कर रहे थे, मैंने पूछा ताऊ क्या हुआ? तो आँखों में आँसू आ गए और सीने से लग कर बैठा है इसमें, और उग्रवादियों ने ऐसे मारा। तो मेरे को वहाँ से बड़ा इम्प्रेशन और हुआ। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे मार देते हैं? कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए। और मैं मालिक से अपील किया, मैंने कि ऐसा होना चाहिए, खून का बदला खून। वो मार सकता है, हम भी मार सकते हैं। मालिक ऐसा कोई चांस।
तो नेक्स्ट ईयर में मुझे आपने जो आर्मी के लिए फिर भर्ती का ट्राई यस करा और सिलेक्शन हुआ आपका। सिलेक्शन हुआ। हम्म, तो मैंने पहली ही ज्वाइनिंग की थी, लेकिन मेरी कड़ी मेहनत इतनी थी कि मैं सुबह 4 बजे जगना, पहले मंदिर में जाते थे और आरती करते थे, और उसके बाद में तकरीबन 2 घंटे पुशअप, सिटअप और लोगों के साथ कुश्ती, यानी स्टेमिना इतनी ज़्यादा हो गई कि रनिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अच्छा, कि क्या भागना पड़ेगा। ठीक है। और रनिंग का पर्पस क्या है कि जो तो बॉडी में जान है, स्टेमिना है, तो ये छोटे मोटे रूट तो आप वैसे भी कवर कर लोगे। जी। उसके बाद पूरे दिन जो घर वालों की मेहनत थी, स्कूल में पढ़ना, पढ़ने के बाद में पशुओं को खेतों में चराना और उनके साथ रहना, उसके बाद में जिम्मेदारी करना कि जो खेती चल रही है पानी देना, रात भर इतना, रात को पानी देते तो ठंड में पैर सिकुड़ जाते, तो हमारा फादर यही बोलता रहता, अरे तुम क्या है, अभी तो कुछ नहीं है बेटा, अभी तो सिकुड़ने लगे, हम्म, नया खून है। कभी रहम नहीं करते थे मेरे फादर, हम्म। और होना भी ऐसे ही चाहिए। जी, मतलब शुरुआत से ही ऐसी यस कंडीशनिंग आपको परवरिश मिली थी कि क्योंकि हमें पता हरियाणा के बैकग्राउंड के ज़्यादातर लोग है ही ऐसा, खेती-बाड़ी, कुश्ती, तो इन मजबूती पहले से ही है। और जो इंसिडेंट आपने बताया कि परिवार में आपके ही आपने देखा कि जब शहीद हुए वो, तो एक होता है वो हिट कर जाता है बच्चे के मन को। तो आपका था भाई करना है तो कुछ ऐसा करना है। बिल्कुल। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन आपको मिली कि अब आर्मी में मैं जाऊँगा यस और आप गए भी, ठीक है। सेकंड इसी से जुड़ा एक है कि आप आर्मी गए, अभी हमारा डिस्कशन भी हो रहा था। आर्मी के बाद एक होता है स्पेशल फोर्स, पैरा कमांडो की, तो जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ। तो पैरा कमांडो दर्शकों को, आप जो हमारी ऑडियंस उनको बताना, क्या एक इनकी जर्नी क्या हो रही आपकी? और क्या चैलेंज आपने फेस करा जब आप पैरा कमांडो में आपका सिलेक्शन हुआ? उस चीज़ पे थोड़ा-सा आप हमें बताइए। देखो, पैरा कमांडो की शुरुआत एक तो ऐसे होती है कि डिफरेंट डिफरेंट आर्मी में कोई किसी ग्रुप में जाता है, कोई किसी ग्रुप में जाता है, तो वहाँ से उनके यूनिट के सीईओ उनको सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन होने के बाद में फिर स्पेशल फोर्स के लिए भेजते हैं। और हमारा सिलेक्शन क्या था कि जो हमारा भर्ती का प्रोसीजर था वो इतना टफ था शुरू से कि उसकी तो नौबत नहीं आई कि कभी हम ये कहें कि हम थक गए, ऐसी तो नौबत कभी आई नहीं। हुँ, जैसा हम उनके साथ में जब हमने कैडर किया, जब उनके साथ में हमने प्रोबेशन पीरियड के दौरान थे, हुँ। तो किस वजह से, जब हमारी भर्ती का सिलेक्शन हुआ, मैं गांव से आया, गांव से आने के बाद में 2.4 किलोमीटर रनिंग होती थी एक बेंगलोर पैरा सेंटर के अंदर। तो एक ही बार में उस रूट को पूरा करने के बाद फिर पुशअप, ये चिन अप थे अपने, और बैलेंसिंग था, और बड़ा टफ प्रोसीजर था उधर। अच्छा, और वो टफ पहले से इतना टफ लेते हैं कि हर कोई उसको नहीं कर नहीं कर पाता। तो मैं भर्ती की लाइन में ऐसे लगा हुआ था, तो जैसे गो बोला तो किसी ने पीछे से ऐसे पुश किया कि पूरी भीड़ में, क्योंकि तकरीबन 90-100 एक साथ में दौड़ाते हैं, जी। पूरा मैदान है काफ़ी बड़ा। तो अगर मेरी जगह कोई और होता, मैं जो रियलाइज़ किया मैंने कि शायद वो उनके पुश के उससे गिर जाता। सकता था, मगर पैरों में चप्पलें थी, और वहाँ पे नंगे पैर था, और चप्पलों में ही सर्व कर रहा था, जूते जाते का इतना, क्योंकि उस टाइम में फ़ोन वोन और ये हर चीज़, कोई चीज़ नहीं, मगर नेचुरल थी। जो भी चीज़, रोज़ाना दौड़ते थे तो जूते में नहीं दौड़ते, हम सोचते यार इतना वजन भी चलेगा, फिर वो चलेगा, नंगे पैर चलेंगे तो कंकड़ वंकड़ कोई असर, क्योंकि एक तो खेतों में काम इतना करते थे नंगे पैर, और बड़ा अच्छा फील होता। तो जैसे हुआ तो एकदम से पुश हुआ, आगे पहुंच गया, देखा तो कोई पास में है ही नहीं, फिर तो पूरी जान लगा दी, और इतना तेज दौड़े कि स्टेमिना बहुत थी, क्योंकि जो पुशअप 1000 2000 जो डेली हम और कुश्ती लड़ते थे आपस अच्छा। में, तो वो क्या है कि हमें वहाँ पे पता लगा। जी। तो जैसे वहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट आया था, तो किसी ने बोला, ए जाटराम इधर आ इधर। तो बड़ा अच्छा ही शब्द निकाला, तो बड़ा ऐसे, फिर बीम के लिए तैयारी हुई, तो बीम के लिए तो जैसे 12 हो गए, बोला पास, नीचे उतरो, बोला तो एक अधिकारी थे हमारे वहाँ पास में बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं इसको टंगा रहने दो ऊपर, इसको टंगा है, अभी तो ये कहीं लगाएगा। तो मैं लगाता रहा, 17 18 20, कैसे और कर देगा क्या? मैं, सर आप ही बोल रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं उतर, आप कहोगे उतर जा तो मैं उतर जाऊंगा। ऐसा तो कुछ। ऐसा हुआ, तो तकरीबन उसने 23-24 तक
बोले चलो और भी बच्चे वेट कर रहे हो, डाउन हो जा। तो डाउन हो गया। उसके बाद में उसने बुलाया अपने पास में, तो वो नीतीश भारद्वाज करके उनके नाम थे जी। और मुझे आज भी याद है उनके। तो उन्होंने बोला कैसे ज़िंदगी भर मेहनत किया है क्या? मैं हाँ साहब मेहनत की, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बड़ा उनको फ़ील हुआ, बोला कि कोई नहीं बेटे, ऐसे उन्होंने हाथ। तो वहाँ पे मुझे अपने आप में रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे वहीं पे ही पता लग गया रिज़ल्ट का कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा और जितना भी मुझे एफ़र्ट देना होगा, जहाँ-जहाँ पे देना होगा, मैं पक्का वहाँ पे। तो ये सिलेक्शन आपका फिर स्पेशल फोर्स के लिए यस, जब हुआ ये था, बिल्कुल वो फर्स्ट में इंसिडेंट है। यस, पैरा रेजिमेंट जी। और जहाँ पे स्पेशल फोर्स के एक सोल्जर्स वो अपने लिए तैयार कर। जी। तो इसी से एक जुड़ा सवाल मेरे मन में आया कि जब पैरा कमांडो और स्पेशल फोर्स में आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब आप मुझे बताइए कि अब इसकी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कि इसकी ट्रेनिंग होती कैसी है? कितना टफ प्रोसीजर होता है? क्या-क्या आपके साथ चीज़ें करी जाती हैं, जो आम लोगों को नहीं पता? तो वो मुझे बताइए कि आपने क्या-क्या फेस किया वहाँ पे? बेसिकली शेड्यूल तो ऐसे होता है 3 बजे जगना सुबह ओके। और रात को 11:30 बजे सोना। और जब हमारा सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन से पहले जैसे वहाँ सभी इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे होने के बाद में कंपनी डिसाइड होती है कि फलाने ये 1 2 3 1 2 3 ऐसे करते हुए जाएंगे बंदे। तो वो कह देंगे 1 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, 3 नंबर इधर। 3 कंपनी है, तीनों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में उनके उस्ताद डिटेल कर दिए जाएंगे, ये उस्ताद हैं। अब वहाँ पे ट्रेनिंग का शेड्यूल बनेगा, शाम को प्रोग्राम बनेगा कि कल से या कब से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। जब तक आपकी एक 0 वीक होता है, अच्छा। उस वीक को ट्रेनिंग में कोई काउंट नहीं करता है। वो 0 वीक में आपसे सिर्फ वहाँ के वातावरण में थोड़ा-सा लोगों के चाल-ढाल में थोड़ा क्योंकि जब हम घर थे तो हम क्या है कि हाँ भैया, हाँ ताऊ, कहाँ जा रहे हो? तो एक क्या है कि वो भाव था क्योंकि हमें उस फ़ील्ड के बारे में नहीं पता था कि वहाँ पे क्या है सर बोला जाता है, जो सीनियर में साहब बोला जाता है। कैसे अपने से 1 नंबर मैं और आप भर्ती साथ में हुए हैं, मगर मेरे से आप 1 नंबर सीनियर हैं तो मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और रिस्पेक्ट भी अच्छे और आपका हुक्म तोड़ दिया तो गया काम से। और ये हर चीज़ बड़ा एकदम फिक्स है और ये सज़ा नहीं है। अगर कोई ये सोचता बोले ये सज़ा है और ये क्या बेकार का ऐसे एक सीनियर और ये सीनियर नहीं। ये हमको डिसिप्लिन में और पूरी इंडियन आर्मी अगर सिविल की तरह काम करेगी तो डिसिप्लिन कैसे बन पाएगा? करेक्ट। तो वहाँ पे आप देखेंगे एज वाइज सभी का वो बाँटते हैं सीरियल नंबर। ओके। जिसके मान चलिए कोई बंदा तो 20 साल में भर्ती हो रहा है, कोई 16 साल में भर्ती हो रहा है। तो जो 20 साल में भर्ती हुआ है, उसका नंबर सबसे ऊपर आएगा। यानी कि वो सबसे सीनियर होगा ओके। पूरी टीम में। तो और जो सबसे कम एज में भर्ती हुआ है, जैसे मैं 16 साल में भर्ती हो गया था। 16 साल 2 महीने में मैंने इंडियन आर्मी में पहुँच गया था। तो सबसे जूनियर था पूरे कोर्स के अंदर। फिर मैंने देखा यार ये तो वैसे तो घर के तो वैसे ही लड़ाई झगड़े ऐसे छोटे-मोटे रोज़ाना बच्चों के साथ में आपस में बड़ा गुत्थम-गुत्था होता रहता था। वहाँ पे वही सिस्टम हो गया। तो वो कोई ऐसे क्या रे चल, बड़ा नाराज़गी ज़ाहिर होती है। एक क्या है कि वहाँ पे लीडर बाँट देते हैं। अच्छा। हर ट्रूप्स में लीडर बाँटेंगे, उनमें एक सेक्शन बाँटेंगे। उन सेक्शनों में क्या है कि एक लीडर पूरे ग्रुप के ऊपर एक लीडर होगा और लीडर नीचे एक सेक्शन कमांडर के तौर पे ये शुरू से हमारी कमांड एंड कंट्रोल की ड्रिल शुरू हो जाती है। अच्छा। तो जैसे ही लीडर हमें कोई आदेश देगा, लीडर को कौन देंगे? प्लाटून हवलदार ऊपर देंगे। तो चैनल वाइज आया, उनके पास है वो सेक्शन कमांडर को बुलाएगा, फिर वो ब्रीफिंग को सेक्शन कमांडर हमें बुलाएगा। हमारे किसी भी सेक्शन या पूरे ट्रूप्स में कोई भी एक बंदा गलती कर देगा, वो बंदा खड़ा हो सकता है जिसने गलती की है, मगर पूरा सेक्शन कभी भी या पूरी जो प्लाटून है वो कभी भी रेस्ट नहीं कर सकती। वो हमेशा कभी आपने देखा है कि चम्मच से आप यहाँ से 500 मीटर दूर जाकर चम्मच से गड्ढे को भर दो। चम्मच आप जो खाना खाते हो, चम्मच से आपको गड्ढा भरना है 500 मीटर जाकर, हो जाएगा? बिलीव करो आप। नहीं, मतलब हम तो सोचेंगे कैसे, मतलब। हाँ, यही सोच में आता है। जी। लेकिन वो आप हर गलती पे
कुछ नहीं है, उस्ताद ऐसे बैठ जाएगा, एक डंडा रखेगा बिल्कुल गीला बम्बू का, जो कि एक ही शॉट में फिट हो जाता है सिस्टम। जी। तो जैसे हो जाएंगे तो बोलेंगे कि ठीक है मटका परेड कराओ इनकी, ठीक हो रखा उधर, अगर गलती हो गई किसी गलती से, हो गई किसी से हुई है लेकिन पूरा ट्रुप्स को सजा मिलेगी। ये अच्छा, ये नहीं है जो इंडिविजुअल से गलती, नहीं 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 ठीक नहीं, है। इंडिविजुअल तो रेस्ट भी कर सकता है, जिससे हुई है वो रेस्ट भी कर सकता है, अच्छा। मगर पूरे टीम को सुधारने के लिए केवल अगर तूने गलती की तो साले सभी को सजा मिलेगी। तो वो सब चीज़ें ऐसी नहीं हो पाएंगी, उनको ना करें गलती को कि जिससे मेरे साथ वाले को हर्ट हो, क्योंकि ये टीम वर्क है। आज हम किसी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये छोटी सी गलती किसी ऑपरेशन में, बहुत बड़े ऑपरेशन को हमारा क्या है कि फेल कर सकते। फेल कर सकती है। तो वहाँ पे शुरू से ही इतना अच्छे ढांचे में ढाला जाता है, और लेकिन कुछ लोग तो इसको सजा सोचते हैं कि अरे क्या ये सजा है, रात भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, वर्किंग ये वो। मगर ये सजा नहीं है, ये एक माहौल में ढालने का एक तरीका, नींव बनाई जा रही है उसकी, यस सोच नींव बनाई जा रही है। ये बड़ा। जैसे एक मकान बनाते हैं ना, मकान में सबसे नीचे 18 जी जी की लेके चलते हैं, तब ऊपर 4 इंची की भी आ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी जी। तो आप तो उस चीज को इस तरीके से, यस तो मैं ढाला जितना जाता है, समझ पाया कि भाई डिसिप्लिन आपको डाला गया क्योंकि बच्चा नया नया आया, बिल्कुल उसके बाद हायरार्की समझाई गई भाई ये आपके सर हैं, चाहे एक नंबर ही ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल यस, और डिसिप्लिन मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। और दूसरा अगर खुद से गलती हुई है हम्म। तो फिर वो टीम ही पूरा उसका वो पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट मिले, आप बेशक रह सकते हो, बिल्कुल तो उससे फिर माहौल भी गर्म हो जाता है। यस, मान लो मैंने गलती करी थी, सजा टीम को, तो टीम तो फिर अंत में आके मुझसे कुछ कहेगी, कहेगी, और वैसे भी साथ में लेटे रहेंगे, कभी कुछ करते रहेंगे, तो हर छेड़ चीज देते हैं वो। छेड़ देते हैं। ट्रेनिंग मतलब टफ से टफ चीजें होती हैं वहाँ, जैसा टफ आपने से एक टफ। बताया कि मैं सोच नहीं सकता पहली बात तो दिमाग में कि एक चम्मच से मुझे भरना पड़ रहा है गड्ढा, ठीक है। तो कभी ट्रेनिंग में ऐसा भी कोई मूवमेंट आया, क्योंकि हमें पता कि स्पेशल फोर्स आर्मी से भी ऊपर है, अब इनकी ट्रेनिंग तो बहुत टफ है। वो एक डायलॉग भी है भाई, जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। यस इतना तोड़ देते हैं इंसान को कि वो हर सिचुएशन के लिए रेडी है फिर। तो बिल्कुल। कभी कुछ ऐसा आपके साथ भूप जी हुआ हो ट्रेनिंग के दौरान ही कि अब आपको लगा भाई अब तो भूप होगा ही नहीं मुझसे, वापस चल घर, कुछ नहीं है, टूट गया हो शरीर, दिमाग से टूटे, तो ऐसा कोई मूवमेंट कभी उस्ताद ने ऐसा कोई हार्ड कुछ दे मूवमेंट, दिया? आप कोई मूवमेंट कह रहे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये मूवमेंट ना बने, अच्छा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता। एक बार इस एपिसोड को मेरे साथ वाले भी कभी देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि एक रेंज पे जाना था खाना लेकर के। अच्छा। तो वहाँ पे हम 3 बंदों को डिटेल किया, तो मैंने कहा यार तुम दोनों 2 भी तो लेके जा सकते हो, वो दोनों ले गए, मैं वहाँ पे लेटा रहा। मैं कोई बात नहीं, और मैं तो शाम की जो टी ब्रेक होगी तो उसमें मैं चाय लेके आ जाऊँगा, ऐसे करके हमने आपस में कर लिया। लेकिन उस्ताद ने बोला कि तीनों के तीनों पहुँचेंगे। हमने कहा यार तीनों के तीनों क्या करेंगे, डब्बा तो एक ही है, 2 तुम जाओ, मैं बाद में चाय ले आऊँगा। मगर नहीं हो पाया, वो दोनों चले गए। बोला वो कहाँ है? उन्होंने बोला सर वो तो नहीं है, वो वहाँ पे चाय लेकर गएगा। बोले ठीक है तुम तीनों उधर ही मिलो। तीनों कैंपों के जितने भी लोग थे तो वो सब इकट्ठे हुए, और एक गीला बम्बू था इतना बड़ा, उसको तोड़ा उस्ताद। उसने बोला जिसने सीट नीचे कर दी, मैंने डंडा मारूंगा, सीट नीचे कर दी और एक बार भी मुंह से ऊँग कर दिया ना तो ये लगा ले कि उसको दूसरा पड़ेगा। मैं ठीक है, तो ये पहले इंस्ट्रक्शन हमें बता दी। मैंने यार ठीक है। तो ऐसे थे, तो उस्ताद ने फुल ताकत से, और हमारा उस्ताद से वो सबसे डेंजरस था, और सब जानते हैं उस टाइम में के गोपाल सिंघा, एक जो आसाम के रहने वाले थे और बड़ा खतरनाक उस्ताद थे। मगर हम उनको हमेशा सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इंसान से क्या बोलते हैं, यहाँ के जो वातावरण में हम ढले हुए थे वहाँ से इंसान बना दिया। जी। और बहुत टफ, तो वो सिचुएशन ऐसी फेस की, जो मेरे 2 साथी थे उन्होंने जैसे सीट नीचे की, तीसरे नंबर पे मैं था। मैंने कहा ये डंडे की बात है, जब ये क्या है, जब 2 लगेंगे। तो उसने खींच के मारा, कोई बात नहीं। तो पहले मैं प्रिपेयर था, किस वजह से, मैंने 3 कच्छे अंदर पहन रखे थे। अच्छा। मैंने कोई बात नहीं इतना, और उनके पास एक भी नहीं था। मैं जब ये ऐसे हो गए, मैं कोई बात नहीं होने दे। तो वो हुआ, उसने धड़ाक से, कोई बात नहीं, उसने बोला तू खड़ा हो जा, साइड में हो जा। दिमाग भी चलाया आपने उस Yes, टाइम, हाँ। ऐसा नहीं है। तो मतलब सीन तो बहुत ही आते हैं। बहुत बहुत रोजाना रोजाना, यानी कि ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ट्रेनिंग के टाइम में ड्रिल में जाएंगे तो ड्रिल में मिलेगा उस्ताद, वेपन
कि उसमें जाएंगे वहाँ मिलेगा, फील्ड क्राफ्ट में जाएंगे वहाँ अलग मिलेगा, पीटी में जाएंगे अलग मिलेगा, हर जगह अलग आपको सिचुएशन फेस करनी है। और अगर टास्क के बीच में कोई मान लो मेरे खून निकल गया, अब मैं तो भी वो रहम नहीं है। खून उस टाइम में कैमरे वगैरह नहीं थे, फोटो वगैरह नहीं थे, और आज भी खैर अलाउड नहीं नहीं है, है, और अलाउड ये नहीं। चीज़ होनी नहीं चाहिए। मगर जब देखा था पैरों में नीचे ऐसे छिल जाते हैं, हम्म। और जब ऐसे यहाँ से लेके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ जाए, तो यहाँ पे क्या है कि बड़े वो हो जाए, ये निकल तो बिल्कुल अभी भी थोड़े थोड़े निशान हैं, तो ये मोटी मोटी फुंसियाँ टाइप की इसमें दिखने लगती हैं, आप देखेंगे तो बड़ा हर चीज़ टफ, यानी कि जो आप सोचेंगे ना कि वो इतने लेवल पे मतलब तोड़ देते हैं उस तोड़ इंसान देते को हैं। जो बनना चाह रहा है, यस, या तो यानी वो घर जाएगा या यहाँ बनेगा ही। यस। तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो कई बंदे थे जो भाग गए थे, अच्छा। मुझे आज भी याद है, वीरेंद्र था एक महेंद्रगढ़ से, तो फिर उसको रेलवे स्टेशन पकड़ के लाए, फिर उसको बांध के रखा चारपाई से, फिर उसके पेरेंट्स को बुलाए घर से, तो उन्होंने बताया कि यार आप इतना परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चे को छोड़ दो। और वहाँ पे क्या एक एसटीडी कॉल होती थी उस टाइम में, 3 रुपये में 1 मिनट बात होती थी, और एक हर 20 सेकंड में टींग बोलता था, उसकी तरफ रहता था। मैंने कहा 5 रुपये हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। पहले घर वाले के पास में कोई लैंडलाइन वाला नंबर होता था, उसके पास कॉल करते, वो फिर पेरेंट्सों को मैसेज देते, फिर दोबारा हम कॉल करते, तब जाकर पेरेंट्स आते और बात करते कि हाँ ठीक है सब, हाँ ठीक। अगर उसी दौरान में कोई ये बोलता कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, या तो उसके पेरेंट्स बड़े भावुक हो जाते हैं, बोला बाबा ऐसे ऐसे हो रहा, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा। तो क्या है कि उस सिचुएशन में बड़ा, मगर जो समझदार थे कि वो- जिन्होंने घर पे क्रिटिकल सिचुएशन देखी, हम्म। तो वो क्या है कि वो सोच मज़ा आ रहा है और इतना बढ़िया मन लग रहा है कि बहुत बढ़िया। क्यों हम अंदर से ऐसे मोटिवेट हुए कि हम तो परेशानी में ही हैं, क्यों हम अपने पेरेंट्सों को परेशानी में लाएं। एक सवाल और मेरे मन में आया इस ट्रेनिंग की बात को सुन के। ट्रेनिंग आपकी होती है 6 घंटे समथिंग, एक हार्डकोर ट्रेनिंग हुई, तो बाकी के टाइम में क्या करते हो आप लोग? देखो 3 बजे जगे हम, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा क्लीनिंग, बिस्तर फोल्डिंग, किट वगैरह लेआउट, ये हर चीज़ को करेंगे। 4 बजे नहाएंगे धोएंगे, 4:30 बजे हम अपने एक पार्टिकुलर एक जगह पे जाते हैं जहाँ से हमारे परेड स्टार्ट हुए, तो 4:45 बजे हम वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ पे पहले परेड स्टेट लिखी जाएगी, और फिर नेक्स्ट 5 बजे हमारा जो मेन अधिकारी हैं और मेन इंस्ट्रक्टर, वो सभी आकर के लेप हो जाए। उससे पहले ये सब हमें कंप्लीट करके रखना है। फिर 1 घंटे धुआंधार पीटी, दौड़ा भागी, ये वो, रस्सा पुलअप, ये सब। और उसके बाद 6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, ड्रेस चेंज, ड्रेस में प्रेस है कि नहीं, वो हर चीज़ को क्या तरतीब देना। सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास। 1.5 घंटे का तो तब बोल रहा हूँ कि जब उसमें बहुत चीज़ है, यानी शाम तक की जो हमें तैयारी करके रखनी है ना, हर पीरियड के लिए कौन सी ड्रेस तैयार रखनी है, वो सब बिल्कुल उस टाइम में हम उसको कैसे कल्प लगा के, कैसे चिंदी, कैसे अपने बैच वैच लगा कर, नेम प्लेट सब कुछ लगा के रखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा, ड्रिल है तो ड्रिल में जाएंगे। तो ड्रिल, वेपन, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, इनकी तैयारी होने के बाद में 12:30 बजे 12:40 पे हमारा ऑफ हो जाएगा। 12:40 से लेके 1:30 बजे तक फिर जो हमने वहाँ पे जो जो इक्विपमेंट हमने यूज़ किया था, उसको हमें जहाँ से इशू किया था वहाँ पे क्या हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम लंच करेंगे, आधा घंटे का टाइम रहेगा, फिर दोबारा से इकट्ठे होते हैं जिसको फालन बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट शाम को एक गेम परेड होता है 4 से 5, और फिर शाम को 5 बजे के बाद में 6 बजे तक नहाएंगे धोएंगे। उसके बाद 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक एक बड़ी अच्छी ड्रिल चलती है। 1 घंटे रोल कॉल होगा, जैसे इकट्ठे होंगे बंदे। उसके बाद जो दिन में आपने प्रक्रिया की थी वो पूरी क्या है कि अब रात को हमें रिहर्सल करनी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि कल हमें फिर उसका टेस्ट देना है। अच्छा। जो हमने पूरा सीखा है आज, वो शाम को प्रैक्टिस करनी है, और दूसरे दिन फिर हमें उसे अपने उसमें। अब दूसरे दिन अगर हम फेल हो गए
तो दूसरे दिन हो सकता है आज तो 11 बज रहे हैं, कल हो सकता है 1 बज जाए। उसी सेम चीज़ में। यस, क्योंकि उसको दूसरे दिन हमें टेस्ट देना है और फिर आगे के लिए तैयार करना है। तो ऐसी ये प्रक्रिया क्या है, रात के 11:30 बज जाएंगे, फिर आप सोएंगे, फिर दूसरे दिन आगे 3 बजे जगेंगे। इस टाइप से सर्कल चलता रहता है। आप बता रहे थे कि ट्रेनिंग के साथ-साथ आपको और चीज़ें भी सिखाई जाती है, खाना बनाना, बाकी की हाँ, चीज़ें। यस। क्योंकि कहीं न कहीं मिशन पे जब आप जा रहे हो तो हर तरह से एक सोल्जर को तैयार बिल्कुल, करा जा रहा है ट्रेनिंग के टाइम पे। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने मतलब कुछ चीज़ें समझ आई मुझे। मेंटली टफ बना दिया, फिजिकली टफ तो पहले से ही होता है बट मेंटल ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, और एक चीज़ समझ आई कि भाई लगातार काम करा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल फोर्स में यही है कि आपको नहीं पता कितने दिन के लिए आप निकल पड़े हो मिशन पे। बिल्कुल। तो तभी से ऐसा मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, सोने भी नहीं दे रहे। सोने नहीं दे रहे, और जो वहाँ पे आपको फील्ड में जो पेड़, कोई जड़ी-बूटियाँ जैसे रहती हैं, उनके बारे में सिखाएँगे कि आप वहाँ पे अगर हैं और इन केस कुछ हो जाता है, तो आप कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक जंगली जली होती है छोटी-सी, लाइक करता था, रेड कलर। जैसे आप जाएँगे, जितने भी ट्रैक होंगे, तो आप कश्मीर जैसी वैली में जाएँगे, तो वो आपको लगी वो बड़ी एनर्जीफुल होती है। अच्छा, यस, वो जगह-जगह आपको बिल्कुल लीची, वो लीची टाइप। होती है, जी, जी। पहाड़ी लीची, जी। छोटी-छोटी सी ऐसे लगी मिलेंगी, तो आप उनको बड़ा मतलब ये सारी चीज़ सिखाई जाती, हाँ, क्या खाना क्या मिशन खाना, में, क्या नहीं खाना है, क्या यानी नहीं कौन से खाना ऐसे है। पेड़ हैं जो क्या है कि आपको जो जहरीले होते हैं, जैसे आक हुँ, वगैरह का ये पेड़ होते हैं, ये जहरीले होते हैं। जी। कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी कौन-सी नहीं नहीं खानी खानी चाहिए। चाहिए। यस, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यस, ट्रेनिंग मतलब ओवरऑल रेडी कर दिया आप आपको। बिल्कुल। ठीक, ठीक। चलो तो अब इसी के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इतना तो मुझे समझ आ गया कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी और कैसे-कैसे स्पेशल फोर्स में सिलेक्शन हुआ। फिर फाइनली आपको रेडी कर दिया गया कि भई ये इंसान अब एक किलिंग मशीन बन चुका है। हमारी लैंग्वेज में, हम तो यस। मूवीज़ में भी देखते हैं हुँ। किलिंग मशीन। ठीक है। तो अब बात आती है मिशन की, कि मिशन के लिए अब आप रेडी हो चुके हैं एज़ एन सोल्जर। तो एक सवाल ये निकल के आता है कि और ऑडियंस भी जानना चाहती कि अब तक का आपका लाइफ का सबसे डेंजरस मिशन क्या रहा? यहाँ पे लगा हो कि भाई ये मूवमेंट है कि अब आप घर वापसी होगी नहीं। ऐसा कोई डेंजरस मिशन जहाँ लगा हो कि अब तो खत्म है आज से। देखो, जब हम फील्ड में या ऑपरेशन में या सीआईए ऑपरेशन में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हमारे एक लोकेशन होता है, लोकेशन के चारों तरफ प्रोटेक्शन हमारे लगे हुए रहते हैं। हुँ, जब हम अपने लोकेशन को छोड़ते हैं, तो ये तो कोई सोच के नहीं चलता कि हम वापस आएँगे। अच्छा। कहाँ पे कैसी गोली और कहाँ पे कौन हमसे मिल जाए और किस भेष में मिल जाए, ये नहीं है कि ऊपर से फेरन पहन रखा है, अंदर वेपन रखा हुआ है, तो आप कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं कि इसके पास क्या है, क्या नहीं है? जी। मगर उसको दूर से ही, हाथ निकाल भाई, यानी ये कार्रवाई तो क्या है कि अपने आप ही दूर से हम अपनी आड़ को लेकर के और उसको रास्ते में टोकते हुए चलेंगे, केवल नहीं। हम किसी पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, किसी एडीपी के लिए, या कोई भी ऐसा नॉर्मल मूवमेंट है जो हमारा, उसमें जा रहे हैं, कोई लिंक कर रहे हैं, हम कहीं एक जगह दूसरी जगह कुछ सामान पहुंचा रहे हैं, या कुछ हम वेपन के, या हमारे कोई साथी आने वाले हैं उनको लेकर के आ रहे हैं, तो क्या है कि हर चीज़ सेफ्टी तो, अब कोई एक आदमी छुट्टी से आ रहा है तो उसके लिए आधी दूरी तक नीचे से 10 सोल्जर्स साथ में आएंगे और 10 सोल्जर्स हमारे ऊपर से आएंगे, तो ऐसे हमारा लिंकअप होता है अच्छा। कि उनको कैसे लेकर के जाएंगे। तो सिचुएशन जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा दिन है, तो ऐसे दिन तो रोजाना, मगर एक बार क्या हुआ कि एक अम्बुश लगाया, और अम्बुश में जो ट्रैक था वहाँ से कुछ मिलिटेंटों की हरकत हुई, तो वहाँ पे रात के टाइम में फायर खोल दिया। हम सोच रहे थे कि ये क्लोज होने का वेट कर रहे थे कि ये क्लोज हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपना फैलाव इतना ज़्यादा कर रखा था कि हमारे किसी भी फायर में भी पूरे के पूरे कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। तो कोशिश बहुत किया, उनका एक बंदा वहाँ पहुँच गया, फिर उनकी एक्टिविटी हम जो नाइट विज़न थे उससे देख रहे थे। तो जैसे सभी के ऊपर गोली बरसी, तो एक बंदा उसमें से डेड हो गया और एक बंदा वेपन छोड़ के भाग गया, और एक पीछे जो सबसे लास्ट वाला था वो डेड। 2 बंदे हमारे डेड थे, और एक की राइफ़ल जो हाथ में AK-47 थे उसके, यहाँ गोली लगी, और उसके जो बट था, हुँ। जो हैंड ग्रिप था, जी, जी। उसमें भी वो निकली हुई थी।
और वो छोड़ के चला गया। दूसरे दिन रात को वो भी फायर कर रहे। अब दोनों के फायर में क्या हुआ, कोई इधर से जा रही है गोली, कोई, आप देख रहे हैं कि वो सिचुएशन में अब हमारे पास एक अप्रोच थी, जो पेड़ थे वहाँ पे, क्या चीड़ के बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो वहाँ से जैसे बैठ करके देख रहे, तो हमने भी हल्ला शुरू कर दिया, अपना कम्युनिकेशन अलग अलग, और हमने एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये हमारे ट्रूप्स की बड़ी महानता थी कि एक एक आदमी फायर करता, एक ने उधर से कर दिया, एक ने, उनकी भी समझ में नहीं आ पा रही कि कहाँ से कहाँ से गोली आ रही है, और हमने कहा और भेजो। वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी हमने वहाँ पे तैयार की कि क्योंकि उस उधर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है उनको सुनाने के लिए, जैसे फायर का वो, अच्छा तुम ऊपर से कॉर्डन करो, और रात को हमने मूवमेंट कराया अपनी फौज को, दूसरी जो फौज थी जो लाइन में बैठी हुई थी, तो उनसे मूवमेंट कराया नहीं था। रात के टाइम में मूवमेंट नहीं होता, मगर उस टाइम में हमने जो एडवर्टाइज की थी, कहते हैं ना, ऐसा उनको कि भाई लगे, ऐसा लगे कि अब तो तुम घिर चुके हो, तो वो वहाँ से भाग लिए और वापस अपने देश में इन्फिल्ट्रेशन कर लिया उन्होंने। तो वहाँ पे हमें जब गोलियों की बरसात थी, तो उस टाइम में हमने सोचा कि यार ये तो आज मुश्किल है, आज कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ और बता रहे थे आप, जब डिस्कशन चल रहा था, मुझे बड़ा वैसा लगा वो, क्योंकि एज अ नॉर्मल पर्सन तो हम सोच भी नहीं सकते। आप बता रहे थे भाई ऐसे मिशन में ऐसा भी आपने कितने लोग मारे, या मिलिटेंट्स के केस में ऐसा भी होता है कि एज अ प्रूफ मुंडी काट के भी लाना पड़ता है, इंसान की गर्दन ही काट दे, वो सिचुएशन है। डेड बॉडी नहीं आ पाए, और हम क्या दिखाएंगे, वेपन हो, काट दो मुंडी को, पकड़ो, और वो तो बहुत हल्का है ना। अच्छा, ये सिचुएशन है कि अगर डेड बॉडी नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, ऐसी सिचुएशन में फंस गए, जैसे ये वाली थी आपकी कि आप दूसरे इलाके में कुछ थे, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ उसको नहीं ला सकते। जी जी जी, और समझा मैं, मुंडी हम को इलाके तो- का नाम तो ले नहीं सकते, कहाँ पे थे Yes. आप, बट हाँ, आपने हाँ। मुझे बताया बात करते टाइम। यस, तो ऐसी सिचुएशन में हमको भी कुछ ना कुछ तो लेके आना, और गर्दन ही इकलौता सबूत है। आपको कौन कहेगा कि बोले आपके पास क्या है, सही बात है। आपको कौन बोलेगा कि आपने मारा है। जी जी जी, ये सब चीज़ें तो प्लानिंग में पहले से ही। तो वो स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में अभी हमारी बातें चल रही थी, तो स्पोर्ट्स इवेंट में आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या हुआ था। फील्ड के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं उनमें तो माहिर होना ही होना चाहिए जी, हमेशा। लेकिन पीस में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग चलता है, और वहाँ पे हमें स्पोर्ट्स इवेंट क्या बोलते हैं, एक भावना, एक कैसे कंपटीशन लड़ा जाता है। जी, कोई वहाँ पे भी बहुत बहादुरी से काम करता है। तो मेरा एक इवेंट था ट्रायथलॉन। तो ट्रायथलॉन में क्या होता है, 1500 मीटर स्विमिंग होती है, और 40 किलोमीटर साइकिलिंग, और 10 किलोमीटर रनिंग होती है। तो मैंने सबसे पहले जब साइकिल को ख़रीदा था, दिल्ली से मैंने परचेज़ किया था ये पहाड़गंज से, और मैं आगरा तक उसको क्या है चला के लेके गया। तो एक तो प्रैक्टिस, और एक मुझे अपने जो वहाँ मिशन था उसके कामयाबी को तो हासिल दिल्ली से आगरा आप लेके गए। यस, तो ये वो इंसिडेंट है कि जहाँ पे भाई मिशन एक तरफ आप करते हो, वहाँ Yes. तो हमें पता माहौल कैसा माहौल होता है। कैसा है। लेकिन जब आप मिशन पे नहीं होते, यस, तो आपको ये इवेंट्स दिए जाते हैं ताकि भाई एक्टिविटी ये का रहे इवेंट बंदा। नहीं था, ये मैं तो मेरी प्रैक्टिस रोजाना चलती थी, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक साइकिल अच्छी नहीं थी। जी जी, हालांकि ये साइकिल भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर क्योंकि जो जैसे जैसे आप सर्विसेज नेशनल और हाई लेवल जाएंगे तो उनके पास इम्पोर्टेड साइकिल होती है जो 2.5-3 लाख रुपए की होती है। तो और ये हमारी क्या नॉर्मल साइकिल, मगर नॉर्मल साइकिल से ये बहुत बेहतर थी। ये जरूर मेरी ऑडियंस को बताना आप कि ऐसा उस इवेंट में वो जो हादसा हुआ था आपके साथ, हम तो सोच नहीं सकते कि स्पोर्ट्स इवेंट में भी ऐसा हो सकता है और नॉर्मल आदमी रुक जाएगा। पर ये आप बताओ जरूर कि किस हद तक एक कमांडो ट्रेन होता है, रुकता ही नहीं है वो। यस, ये वाला जरूर शेयर करो। ट्रायथलॉन का था, ब्रिगेड में कंपटीशन था। जी, पहले हमारा यूनिट लेवल पे कंपनी लेवल चला था, फिर ब्रिगेड लेवल में था। तो सभी यूनिटों ने हिस्सा लिया, तकरीबन 20 यूनिटों का वो कंपटीशन था, जिसमें छोटी बड़ी सभी यूनिटें शामिल थी। तो कुछ लोग क्या है कि स्विमिंग में मुझसे आगे निकल गए, कुछ साइकिलिंग में आगे निकलते, और कुछ रनिंग में निकलते, क्योंकि तीनों चीज़ें मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं तीनों चीज़ों में, तीनों इवेंटों में मैं बहुत परफेक्ट था। तो जैसे स्विमिंग किया तो तकरीबन 14-15 बंदे मेरे से आगे थे,
तो साइकिलिंग स्टार्ट किया, तो काफ़ी को साइकिलिंग कवर कर दिया। जैसे ही कवर किया तो 30 किलोमीटर साइकिलिंग पूरा होने के बाद में तो मेरी साइकिल 2 हिस्सों में टूट गई। तो साइकिल टूटने के बाद में पूरा ये जो ब्लड था, यहाँ से पूरा छिल गया और आप पूरा गिर गए, ब्लड पूरा खून। यस, पूरा ये ठीक पोर्शन। ठीक है। और अब वहाँ पे मैं हिम्मत हार चुका। मगर एक कहते हैं ना, हिम्मत शरीर हारा है, दिमाग नहीं हारा है। दिमाग दिमाग ने वहाँ से लड़ाई स्टार्ट की। मैंने कहा अभी तो मज़ा आएगा गेम खेलने में, यही तो एक मिशन है कि जो, तो मैं उसको थोड़ी दूर तक कोशिश किया कि ये ठीक हो जाए कुछ, मगर उसका जो फ्रेम होता है ना, वो वो खुल टूट गया चुका पूरा। था। जैसे थोड़ा आगे गया तो मैंने पैदल दौड़ना शुरू कर दिया। तो आगे एक साथ का उस्ताद था, वो अपनी साइकिल वैसे ही लेकर के आ रहा था। मैंने कहा सर आप प्लीज़, एटलस साइकिल थी और मैं सर आप ये, मैंने 10 किलोमीटर का रूट उससे पूरा किया। पूरा करने के बाद में जैसे 10 किलोमीटर रनिंग का मौका आया तो मैंने फिर वो रनिंग से पूरा रूट, तो ओवरऑल जब सभी बंदों को क्रॉस किया तो मेरा 3rd पोजीशन था। मगर ये एक रूल है इसके अंदर कि अपना, अगर आप साइकिल बदली करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मगर मुझे डिस्क्वालीफाई और उससे मुझे और मेरे कमांडर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने बोला, जैसे ही एक 10 किलोमीटर का राउंड था तो उसमें बोला, जब भी जिस चक्कर में आते थे तो जब भी सीओ साहब बोलते भूप करना है, पूरा कंप्लीट करना है, बहने दे खून, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो जाएगा। तो खून की तरफ तो क्या बोलते हैं, बॉडी तो बिल्कुल सुन्न थी, सिर्फ टारगेट था कि इनको मुझे हराना है। तो लास्ट में आकर के जैसे ही वहाँ पे फिनिश हुआ तो मैं बेहोश बिल्कुल बेहोश हो गया। वहाँ से कोई हिम्मत ये नहीं हो रहा था कि मैं एक स्टेप आगे ले सकता। सभी बंदों ने ऐसे उठाया और एक बार ऐसी ऊर्जा जागृत हुई अंदर से, और फिर थोड़ी देर बाद में खड़ा हुआ, देखा तो सीओ साहब सभी ऐसे लेकर के है ना, इतना उत्साहित थे कि बंदा क्या नहीं कर सकता। उसमें एक कमांडेशन कार्ड भी मिला था उस टाइम में। मतलब कि चलो मिशन की तो समझ आती है, वहाँ तो सिक्योरिटी की बात, देश की बात है। ये इवेंट था, चाहते तो आप वहीं रोक वहीं सकते रुक थे क्योंकि सकता, ब्लड इतना बह रहा था। यस, लास्ट में बेहोश होने तक की नौबत आ गई, Yes. जान भी जा सकती है क्योंकि बिल्कुल। ब्लड पे तो आदमी कोई भी है। पर ये एक होता है एक मेंटल सोल्जर के दिमाग में कि जब कोई एक टारगेट दे दिया है तो टारगेट पूरा होने से पहले रुक नहीं सकते। शायद यही चीज़ है जो अलग बनाती है एक Yes. नॉर्मल इंसान से बिल्कुल। सोल्जर को, है ना। हम तो गिव अप कर देंगे, हल्का सा चोट लग गया हाँ। वहीं छोड़ देंगे, ठीक है देखी जाएगी बाद में। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो मैंने लगा कि लोगों को भी सुनना चाहिए कि सिर्फ फील्ड में ही नहीं, मिशन में ही नहीं, अगर नॉर्मल भी आप इनसे कंपटीशन करोगे तो इनका एक ही चीज़ है, हराना है। यस। ठीक, हाँ, एक एक इंसिडेंट और है इस आर्मी के बाद का। आप जब आर्मी से आपने रिटायरमेंट ले लिया फाइनली, तो जो आपका वो जो एक इजराइल का आपने मुझसे बताया था कि इजराइल की ट्रेनिंग थी आपका आफ्टर रिटायरमेंट आर्मी के, क्या रहा है एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहा सबसे बड़ा? देखो रिटायरमेंट के बाद में एक हमारा दिल्ली में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से जितने भी जो सोल्जर्स हैं नॉर्थन, जो दिल्ली के 400 मीटर 4 किलोमीटर 400 किलोमीटर रेडियस में जितने भी सोल्जर्स हैं सभी के पास कॉल जाता है। वो सभी बंदे इकट्ठे हुए एक कंपनी के थ्रू, तो वहाँ पे सभी का सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा था। तो वहाँ पे एक इजरायली इंस्ट्रक्टर था और एक हमारी थोड़ा जैसे इंग्लिश में वीक थे तो हम उस फील्ड से आए थे, तो उस वजह से उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया जी। तो उन्होंने बड़े क्रिटिकल सवाल पूछे। अच्छा। कि ऐसा हो जाए और तुम्हें कोई मारने लगे, तुम्हारे पेरेंट्सों पे कोई हमला करने लगे तो तुम क्या करोगे? तो अगर जो ये बोल देता है बोले मैं मार दूंगा, तो शायद हो सकता है वो सिलेक्शन करते थे। उनको इस लेवल पे बंदे चाहिए थे, अच्छा। उनका प्रोसीजर ही ऐसा था। बोला यस। तो फिर जो फील्ड में जो हमने काम किया उनको कई ऑपरेशंस के बारे में जैसे हमने बताया, तो वो इंटरव्यू लेते गए तो उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। तो तकरीबन हमारा 10 आदमियों का सिलेक्शन हुआ फाइनल बिल्कुल जाने के लिए। बाकी हम 20 आदमियों का सिलेक्शन, उन 20 में से 10 डाउटफुल थे जिनको दोबारा बुलाया, और तकरीबन हम 350-400 के आसपास हम पूरे सोल्जर्स थे जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थे। फिर उन्होंने बताया कि हम इतनी डेट को इज़राइल जाएंगे और इज़राइल पे हम ये ट्रेनिंग करेंगे। तो इज़राइल में क्या है कि बमबारी और बड़ा
क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ रहती की है। सिचुएशन तो हम न्यूज़ में Yes. देखते हैं कि भाई अभी नहीं, ये और पहले से ही पहले से होता हुआ आ रहा है। तो कुछ के पेरेंट्सों ने बोला कि आप अभी फौज से रिटायर हुए हैं, अभी आप फिर दोबारा वहीं चले जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा है, और इससे तो ही घर ठीक है। तो मैंने उनके नंबर मेरे पास थे, जैसे हम सिलेक्शन हुई दोबारा बुलाया तो मैंने उनसे बात की, हाँ सौरभ जी आप चल रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला नहीं भाई, मेरे पेरेंट्स ने तो मना कर दिया है, घर वाले भी बोल रहे हैं। बोला अरे फिर क्या फ़ायदा हुआ आर्मी से आने का, फिर आप दोबारा, और इजराइल तो ऐसी जगह है, ऐसी जगह है। ठीक। मैंने उस टाइम में अपने फादर से पूछा, मैंने बाबा मेरे साथ के इतने बंदे थे तो कैसे रहे हो? मेरे बाबा ने मुझे इतना अच्छे से समझाया, बोला बेटे ये ज़िंदगी है ना, रोज़ाना नहीं मिलती, हुँ, और जितना इसमें इस शरीर को रगड़ लेगा ना, उतना ही ये तेरे को मज़ा देगी जीने में। हुँ, और रही मरने की बात, एक दिन सबको मरना है। हुँ, मैंने वहीं से क्लिक किया, मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाऊँगा। हुँ, उन्होंने बुलाया, उन्होंने फिर बोला कि आप अपने जैसे 10 बंदे हो सकते हैं तो आप बताइए। तो ये वहाँ पे हमें इतना अच्छे से ट्रेंड किया वहाँ पे, कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हर चीज़ को बहुत बारीकी, बहुत डीपली, यानी कि बहुत टफ ट्रेनिंग है उनका, ऐसे नहीं है। मगर वो क्या है कि जो चीज़ बता रहे हैं वो होगा। उनके बताने में और ग्राउंड में कोई डिफरेंट नहीं होगा। बनावटी नहीं है। कोई बनावटी नहीं है। जो सिखाएँगे वो ही आपको अप्लाई कराएँगे। ये ग्राउंड में होता है। जैसे कहते हैं ना बंदे का फेस इंप्रेशन, कि फेस को कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे वो फेस को पढ़ना सिखाते हैं। 5-6 ट्रिक थी ऐसे उनकी, कि अभी आपके मन में क्या है, कि आप किस टाइप के लोग हैं, और आपसे हमें किस चीज़ के अवेयर, और हमें आपसे क्या बात करनी चाहिए, और ऑपरेशनल के बारे में, और हर वेपन के बारे में उन्होंने हमें बताया। जी, 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 ठीक। तो मतलब ये आपकी ज़िंदगी की सबसे टफ ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग तो हमारे वो थी, लेकिन ये रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद की। रिटायरमेंट होने के बाद में, क्योंकि हम एक तो उस फील्ड से थे, और हमें इज़राइल में कोई महसूस नहीं हुआ कि ये रगड़ा है, वो ऐसा कुछ भी वो तो महसूस पहले ही नहीं। हो चुका वो था पहले हो फिज़िकली तो। चुका। अब तो बिल्कुल, अभी हम इस फील्ड में हैं, यहाँ पे हैं, घर पे हैं, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल महसूस नहीं होता है। भूप जी अब कुछ रैंडम क्वेश्चन है हमारे, और ऑडियंस भी जानना चाहती है, और मेरे पास जो आपके आने से पहले मैंने कुछ काइंड ऑफ सर्वे कराया था। तो जैसे कि आपने तो सिक्योरिटी में हो, पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी में, तो आपने सभी वीआईपीज़ को सिक्योरिटी दी होगी, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी। तो आपको एक ऐसे 1-2 नाम बताना चाहो? ऐसे है कि सभी को तो नहीं दी, मगर कुछ ऐसे हैं कि जो पॉपुलर लोग हैं, जी, जैसे विराट कोहली जी हैं, विराट कोहली, ओके। एंड अडानी जी हैं, अडानी जी, ओके। तो इनके साथ में रहा हूँ। जी, और इनको जो सिक्योरिटी देते हैं, तो इनके क्या है कि क्या-क्या प्रोटोकॉल है, ये हर चीज़ क्या है कि वो आप सारी चीज़ें देखते हो। यस। ठीक है, तो इनसे जुड़ा ही कुछ अब आपने नाम लिया है, इस पे भी बात करेंगे अभी, बातें छिड़ी हैं तो। तो एक और चीज़, जैसे कि वीआईपी लोगों के साथ आप रहते हो, 24 घंटे ही आप रह रहे हो, तो इनके तो डार्क सीक्रेट्स भी आपको पता होंगे। भाई क्या-क्या ये करते हैं जो नहीं पता आम जनता को? देखो ये डिस्क्लोज़ तो किसी भी चीज़ को होता नहीं है। जी, अगर हम लोग उनकी सिक्योरिटी, जी, उनका एक भी शब्द आपको बोलेंगे, जी, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जी, इससे तो वो सिविलियन को हायर कर लें। जी, हम में और सिविलियन में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? ओके। सिक्योरिटी ही एक क्या है कि इस दुनिया में हुँ, हुँ। जो सेक्रेसी बोलते हैं जिसको, जी, सेक्रेसी ही हर चीज़ को जोड़ के रखती है। जी। ट्रस्ट, हुँ, मुझे पता है कि सागर भाई पे मेरा ट्रस्ट है कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, और ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता। जी, बहुत चैलेंजेस होते हैं, और सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है कि बोले अरे-गरे नत्थू खैरे का सिलेक्शन हो जाए और ऐसे काम। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे कोई हायर कर रहा है आपको, यस, उनको पता कि हमारी बातें किस लेवल की हैं, बिल्कुल, तो वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं कर नहीं कर देते। सकते, पहला पॉइंट तो वही है, बिल्कुल। और अगर कोई डिस्क्लोज़ करने की कोशिश भी करता है। करता है, जी, और मान के चलिए कोई सिक्योरिटी को छोड़ दे, जी, उसके बाद में फिर तो बहुत चीज़ें हैं जो आदमी जो सिक्योरिटी में है ना, वो आदमी को वैसे ही पहचान लेता है, कि ठीक इस है। आदमी की नीयत कैसी है। ठीक, ठीक, ठीक। काँपते हैं हाथ, आप एक बार गलत करेंगे ना, हाथ आप काँप यहीं से आप एक AK-47 उठाइए और किसी को मारने के पर्पज़ से जाइए, जी। चलेगी नहीं। हुँ, क्यों? हमसे क्यों चलेगी? हमसे इसलिए चलेगी क्योंकि हमारा फ़ील्ड बहुत अलग है। बहुत अलग है। अच्छा, अभी जैसे आपने बात करी अडानी जी की, तो रिसेंट में अनंत अंबानी की शादी भी हुई, और वहाँ पे सारे बड़े-बड़े लोग वर्ल्ड से भी आए,
सारे मतलब वहीं पहुंच गए। तो ऐसे बड़े इवेंट में जहाँ इतने सारे लोग एक जगह हैं और कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ऐसे एक बड़ी इवेंट की आप कैसे तैयारी करते हो? देखो ये बहुत बड़े लेवल की बातें हैं, और जो ऊपर अधिकारी हैं वो हमारे क्या है कि जो कमांडर लेवल के अधिकारी वो क्या है कि ये प्लानिंग करते हैं, हम्म। और प्लानिंग में एक छोटी सी छोटी चीज़ें, छोटी चीज़ें क्या हो सकती हैं, कौन सा हमें बाहर आदमी विजिलेंस के लिए लगाने जाते हैं, हम्म। हमें अपने प्रीमिसेस एरिया में जहाँ पे हमारा फंक्शन हो उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ओके। रिस्क क्या क्या रिस्क है, और रिस्क को कैसे मिटिगेशन किया जा सकता है। ये हर चीज़ है ना, एक लेयर बनी हुई है, वो आपके सामने आती रहेंगी, और आप उनको रिस्क को कम करने के तरीके आप उन्हीं में से निकालते रहोगे। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तो पूरी प्लानिंग पहले से हो जाती है। यस, प्लानिंग के बगैर तो कुछ है ही नहीं। जी। आप घर में हैं, चोरी हो जाएगी बगैर प्लानिंग के? कोई चोर चोरी कर लेगा? जी। शायद नहीं कर सकता। पहले प्लानिंग करेगा, एक दो दिन देखेगा क्या ये इसमें तो लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ तो और जाने के साधन कहाँ से? हो सकता है पीछे से दीवार को तोड़ करके, और यहाँ से हो सकता है पीछे कोई आदमी हो। मतलब जैसे अब अडानी जी के साथ आप गए उस शादी में एज ए सिक्योरिटी, तो आपकी भी फिर अपनी अलग प्लानिंग थी। उनकी तो थी ही, वहाँ पे सारे गेस्ट आ रहे थे, आपकी भी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है उनको सिक्योर करना। देखो हमें तो बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है, ओके। और वो बारीकियाँ डिस्क्लोज तो होनी नहीं चाहिए कभी। जी जी जी, क्योंकि यस, सिक्योरिटी पर्पज बहुत से सिक्योर और बहुत ही हाई लेवल की वो चीज़ें हैं। चीज़ें हैं ठीक। कि अगर वो कहीं पे अगर वॉशरूम में जाएंगे तो उससे पहले क्या होना चाहिए, हर एक बात का ध्यान। हर चीज़ का। और जो मेरा भी जैसे क्वेश्चन आता है, हम्म, जैसे नॉर्मली कहीं प्रधानमंत्री भी जाते हैं सब, हम्म, तो खाना मान लो कहीं पे खाने को दे दिया गया, हम्म, तो क्या वो डायरेक्ट खा लेते हैं? ऐसा होगा। ये भी मेरा एक सवाल है कि मतलब कहीं गए, ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया, तो उस पे क्या होता है, मतलब कैसे होते हैं उसके लिए? उसकी सब टेस्टिंग होती है, सब बिल्कुल। डायरेक्ट नहीं नहीं पहुंच नहीं सकता नहीं, कुछ कोई भी? मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट का तो कोई वो ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं है। डॉक्टर्स की टीम अलग होगी, खाने को चेक करेंगे, सैंपल के लिए खाने में कितना क्या है कितना क्या है, वो सब चीज़ें लैब में पहले से चली जाएंगी आपकी। अगर कोई तकलीफ भी हो गई, मान चलिए हमारे प्रमोटर कोई तकलीफ हो गई, और तो जो खाना वो चेक किया है कि इस खाने में ये थी, और इतना वो था, इतना इसमें ऐसे, तो हर चीज़ लैब से चेक हो करके बाकायदा फॉर्म है, वो डॉक्टर साइन करते इतना जल्दी हो जाती हैं सारी हैं। ये चीजें? सब चीज़ पहले क्लियर, सब चीज़ बिल्कुल हर। ठीक हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि सारी चीजें टेस्टेड है, हमें तो सब सामने अलग चीजें दिख बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल। हाँ, पर उनके लिए कुछ भी। उनके लिए कोई भी ऐसी नहीं है कि जो उनके सामने लगी हुई है वो टेस्टेड ना हो, सब चीज़ टेस्टेड है। वो जाएंगे, हर चीज़ टेस्टेड। जब एक बार, हाँ, एक बार जब हमारी टीम ने वो सिक्योर कर लिया, फिर उसके बाद में कोई भी अदर पर्सन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वहां से आप संभालते हैं। यस, वहाँ से फिर हम समझ। एक एक क्वेश्चन और है, इंटरेस्टिंग है। मैं ये क्वेश्चन वैसे पर्सनली मेरे भी हैं, और मुझे बड़ा एक क्यूरोसिटी है इन चीज़ों को लेकर। तो मतलब आपको कभी ऐसे भी कोई मिशन मिला है, लाइक किसी को मरवाना है जान से, तो ऐसे भी मिशन क्या आपको मिलते हैं? आप ये खुद आइडिया लगाओ कि जो आदमी जिस सिचुएशन से आया हो, क्यों ना उससे कोई ना कोई मुलाकात हुई हो, जी होती है ना। जी जी। और जो लोग किसी को मरवाते हैं या किसी काम करवाते हैं, वो ऐसी लोगों की खोज में रहते हैं। अच्छा। ऐसे शार्प शूटर चाहिए उनको, जिनका क्या है कि निशाना कभी खाली ना जाए। हम्म और मिलते हैं तो उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम्म क्योंकि हर चीज़ क्या है कि, और जितना उनको अवॉइड किया जा सकता है उनको करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। हम उस फील्ड से आए हैं। आज हमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली और हमने किसी की डेथ कर दी, जी। तो आगे आने वाले टाइम में भरोसा उठेगा ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे लोगों से, हम साथियों से। तो जो सिक्योरिटी वाले हैं, देखो ऑफर Yes, आते हैं, हाँ, डेफिनेटली आते हैं, लेकिन नहीं बट करते, सिक्योरिटी वाले नहीं करते। नहीं वो कर अगर कोई सकते। किलिंग कर रहा तो वो वैसे है, यस, वो तो अपराधी बैकग्राउंड से बिल्कुल है, बिल्कुल, क्रिमिनल अपराधी बैकग्राउंड से। यस, तो ये एक चीज़ आपने मेंशन सही करी कि जो सिक्योरिटी बैकग्राउंड से है वो नहीं करते, और अगर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है। मिल रहा है। ठीक है ठीक है, ये चलो ठीक, मिलते हैं मतलब ऐसे। हाँ बिल्कुल।
एक और बड़ा फनी सा लोगों ने सवाल पूछा, मेरा भी शुरू से ही है, जो ये सिक्योरिटी वाले हैं, ये लोग ब्लैक सनग्लासेस क्यों पहनते हैं मतलब? अच्छा, मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि जब छोटे-छोटे थे हम, यार ये पता नहीं क्या सब कुछ देख रहे हैं, क्या चीज़ है ऐसे। सब कुछ देख रहे हैं वो, अच्छा, मगर वो बादशाह फ़िल्म की तरह नंगा नहीं देख रहे हैं। अच्छा। आपने देखा ना बादशाह हाँ फ़िल्म? जी, वो हाँ, जैसे उन चश्मों लगा चश्मे था से है, ऐसे, ठीक है। ऐसा कोई सीन नहीं है। जी, और लगाते इसलिए कि उनकी जो आँखों की जो पुतलियाँ जो चलती हैं, वो लेफ्ट, राइट, ऊपर-नीचे कहाँ किसको देख रही हैं, वो ताकि किसी को दिखे ना। दिखे ना कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। और दूसरा आदमी मुझे कब बताएगा? अपने सहपाठी को बोल, सब कम्युनिकेशन में, मान चलिए लीड लगी हुई कान पे, हाँ जी, और मैं किसी को मारने के लिए आया हूँ, और एक मेरा साथी है, वो मेरे से 10 मीटर की दूरी पे है, एक लेफ्ट में है, एक पीछे है। तो वो सब ये देख रहे हैं कि हाँ, इस सिक्योरिटी गार्ड की जो ये सिक्योरिटी इनका कर जो रहे हैं जो भी। यस ऑपरेटिव है, अगर वो लेफ्ट राइट देखता है तो ठोक देंगे हम। तो हम क्या है कि उसको ऐसा महसूस ही नहीं होने देते। तो उसके लिए और ब्लैक हमें तो सनग्लासेस। इतने तक पता है कि अगर हमारा जो प्रमोटर है, वो अगर कुछ ब्रीफिंग कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमें उनकी तो बातों का ही सुना ही नहीं देता। हमें अच्छा। सिर्फ अपने मिशन पे ध्यान रहता है कि चारों तरफ जो चलने वाली चीज़ है, किसी का ऐसा हाथ उठाया, किसी ने पॉकेट में हाथ दे के कुछ करने की कोशिश किया, कोई वेपन को उठा रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो सस्पिशियस दिख रही है ना, इन चीज़ों को एक ये आपकी इसी बात से ना कि आपका ध्यान नहीं होता, आपका ध्यान है कि सिर्फ भीड़ में क्या चल रहा है। यस तो एक मैंने अभी वीडियो क्लिप देखी थी, वहाँ पे कोई नेता थे भाई, अपना भाषण दे रहे थे, तो ऐसे में सिक्योरिटी वाला पर्सन वो बेहोश हो गया। हुँ, तो ऐसे में क्या एक गाइडलाइंस होती है कि अगर मान लो कोई, वो रुक भी सकते थे, हुँ। पर उन्होंने तो खैर अपना भाषण कंटिन्यू करा। पर क्या ऐसे उस टाइम में क्या एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को दी, अगर मान लो गिर गया वो चक्कर खा के, तो उसको उसकी टीम ले गई, यस, तो ऐसा रुकने का भी होता है? ऐसा अगर हो जाए कभी, हम्म, इन केस हो जाए, तो उस बंदे को तुरंत तुरंत हटा देते हैं वहाँ से। यस, और दूसरा बंदा उनका स्थान ले लेगा, और जी, ये टीम वर्क में काम होता है। जी। और हर एक का निश्चित है कि आप ये करेंगे, अगर इन केस ये हो गया तो इसको हो तो मतलब कुछ भी सकता है, यस, किसी के साथ कुछ भी हो किसी के साथ सकता है। कुछ भी हो ये सकता है। ह्यूमन बॉडी है, मशीन तक तो फेल हो जाती है, जी, जी, जी। तो आदमी कभी भी ये आपने बहुत सही यस, बताया कि आँखें अगर मूवमेंट दिख रही हैं, हाँ, तो वो बस उसी का वेट कर रहे हैं वो, यस, जो हमला करने आया है। जो हमला करने आया है। वैलिड है, तभी पहनते हैं, ठीक है। और एक अभी हमारा काफ़ी फ़नी कह लो, इसको कैसा कह लो, अभी बातचीत में एक चीज़ें निकल के आई थी। तो एक 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 आपने वाकया शेयर करा यहाँ पे, ये अभी रिसेंट में किसी ने आपके साथ प्रैंक कर दिया। वो आप मुझे बताओ क्या था? जगह का नाम मत बताना, कहाँ करा? अच्छा, वो गाड़ी वाला, हाँ जी, अरे वो क्या बताऊँ, जिसमें गाड़ी में बैठा, जी, मुझे कहीं जाना था एक जगह से, जी। मैंने लोअर टी-शर्ट पहन रखी है ऐसे नॉर्मली, और दाढ़ी-वाड़ी सी बड़ी हुई, बड़ा वैसे ही लगा, बाल भी बड़े-बड़े से। तो मैंने कहा, भैया वहाँ जा रहे हो? बोला हाँ जा रहा हूँ, बैठ जा, बैठ जा। हुँ, मैं बैठ गया, कोई बात नहीं। थोड़ी देर हुई, उसने फ़ोन निकाला, हुँ। पता नहीं कहाँ, हाँ, मेरे को पुल के नीचे मिलना। अच्छा, हाँ, एक को बैठा लिया है, और हाँ ठीक है, मैं वहाँ से टर्न कर दूँगा और वहीं से चलेंगे हम। ठीक है, बढ़िया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ऐसे वो उसने बातचीत की। तो एक हाथ हैंडल पे था, एक हाथ उसका एक आर्म रेस्ट था उस पे था ऐसे। हुँ, तो मैं ऐसे बगल में था, तो जैसे जो आर्म रेस्ट पे था, मैंने उसके फिंगर को ऐसे लिया और ऐसे ही क्लोज़ किया। ऐसे पकड़ा, मैंने कहा भाई क्या चीज़ है? हुँ, तूने लॉक लगा दिए और तू ऐसे बात कर रहा है जैसे क्या है? जब उसकी उँगली को दबाया, प्रेस किया, हुँ। उसके दिमाग की क्या बोलते हैं, हिल गया वो एकदम? हाँ, उसकी बत्ती जल गई। हुँ, बोला भैया मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा यहीं रोक। बोला रोक, रोक दिया। बोला हम यार ऐसे वीडियो बनाते हैं, वो बनाते हैं। ये वीडियो बनाते हैं? मेरे साथ वीडियो बना के क्या करेगा यार? मैं तो तुझे जानता नहीं। और यार तू ऐसी बात कर रहा है ऐसे में? बड़ा मुझे एहसास हुआ। और मैंने कहा अगर ये बात आगे पहुँच जाती और तू कोई और स्टेप उठाता, कोई और आता, तो तेरा क्या होता? आप तो मार देते। हाँ, बोला भाई साहब जैसे ही आपने मेरी उँगली दबाई ना, हुँ, तो मैं तुरंत समझ गया हुँ, कि ये आदमी वैसे तो है नहीं। मैंने इसलिए गाड़ी रोकी है, नहीं तो मैं रोकता भी नहीं हूँ गाड़ी। बोला मैं तो रोज़ाना करता रहता हूँ ये काम।
मैंने दे भाई मुझे उतार। बोले नहीं भाई साहब आपको वहीं छोड़ के आऊँगा, कोई पैसे की कोई दिक्कत। मैं ना तो यहीं मैंने दूसरी गाड़ी पकड़ी। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो मजाक कर रहा हो। जी। कहते हैं ना अगर कोई आपको आदमी नहीं पता कि कोई नहीं मजाक कर रहा है और हाँ आपका होता भी ऐसा ही है कि कि पता नहीं कौन कहाँ से मारने कौन आया। कहाँ से हो सकता है उसकी नीयत कुछ और हो। पकड़ा जाए तो चोर, पकड़ा जाए तो नहीं है चोर, और पकड़ा नहीं गया तो चोर। होता है ना, जी कोई सामान लेने आया जी। तो उसने अगर सामान को लेते हुए हम्म पकड़ लिया, आपने देखा मैं यही सोच रहा था हम्म, कि आप आ जाओगे और मैं इस सामान को उठाऊंगा। जी जी। लेकिन अगर आप ले गया, बन गया चोर ले गया, हम्म, और तो वो तो फिर ये एक चीज भी है, मतलब कि मैं तो कहना ही चाहूंगा, बहुत से लोग प्रैंक करते हैं, तो भाई प्रैंक करने से पहले एक बार देख लो, क्योंकि अगर आपके जैसा इंसान है जो स्किल्ड ही है लोगों को मारने के लिए, आपने मुझे बताया भी था कि भाई कुछ भी होता मतलब 3 सेकंड हाँ, लगने। वो ऑप्शन अलग था। हाँ अगर वो उंगली के प्रेशर से ही वो भाप गया हाँ, तो उसने फिर वो रोक समझ ले। लिया, रोक लिया। उसने बोला भाई सॉरी। क्यों? मैंने क्यों उंगली को ही पकड़ा? हो सकता है दूसरा, एक हाथ हैंडल पे, दूसरा हाथ मोड़ेगा तो तब तक तो उसका पता ही चल जाएगा सब कुछ। ऐसे है नहीं कि वो दूसरे हाथ से ऐसे निकाल कर गाड़ी चल रही। जेम्स बॉन्ड तो है ही नहीं कोई। जी जी, तो आपको मतलब ये भी तो पता है कि प्रैंक होते हैं। यस, ये तो मुझे अब पता लगा। मैंने जब आपको बताया नहीं यार ऐसे ऐसे एक गाड़ी में मिल गया था एक बार, हाँ, तो आपने बोला उसको प्रैंक बोलते हैं। प्रैंक बोलते हैं। मैंने कहा अरे साला प्रैंक, मैंने किसी जो भाई प्रैंक को रिक्वेस्ट है फिर मेरी मेरी तो रिक्वेस्ट है व्यूअर से, भाई प्रैंक अगर आप कर रहे हो तो देख लेना, क्योंकि अगर कोई कमांडो आपके साथ बैठा हुआ, 3 सेकंड में खेल खत्म है आपका, मैक्सिमम 3 सेकंड, नहीं नहीं इतना ही है उसी सर। को दिक्कत आएगी। यानी अच्छा। वो हर एक आदमी को ऐसे हल्के में ना ले, हाँ मेरा यही कहना है। और हल्के में लेगा तो वो आदमी, मान चलिए मैंने तो ये दबाया, अगर मेरे पास में कोई भी हथियार टूल होता। होता, हाँ, मान चलिए कोई पेन होता या कुछ भी होता। कुछ भी ऐसी चीज होती जो मैं उठाता और मारता, तो मैं पक्का उसको हथियार बना लेता वहीं पे अपनी चीज, और उसको चोट पहुंचती, उसका प्रैंक वही फिर क्या है कि हादसा ही हो जाता है हाँ ना फिर। हादसा हो जाता, और लोग बाग बोलते हैं अरे क्या कर दिया। वो बोला भाई ऐसे, उसने एक छोटा सा वो दिखाया, बोले मैं ऐसे करता हूँ। मैं ये क्यों करता है? हम्म, बोला मैं सवारियों को बिठाता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ। मैंने चल छोड़, फिर वहां से तो हाँ। ठीक, इससे जुड़ा एक सवाल है, हालांकि एक इंसान को अगर मान लो आपको मारना हो, कितने सेकंड आपको लगेंगे और क्या वेपन आपको चाहिए। देखो डिपेंड ऑन सिचुएशन, कौन है मेरे पास में, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, यस, वैसे मान लो कोई नॉर्मल इंसान है, वो आपसे नॉर्मल भिड़ गया, इंसान है तो अगर सामने फाइट में है तो देखो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे देख करके बॉडी में उसको रीड करके, और पता चल क्या जाते हैं। हाँ फिट करना है, हम्म, कैसे उसको। बातों बातों में आपने बताया यस, बस मैक्सिमम 3 सेकंड लगेंगे। वो तो बताता रहा हूँ कि टूल्स, तो वो अगर क्या। मेरे पास सर्वाइव टूल हो, जैसे कुछ बोलते हैं ना, बोलो मैं माचिस की तिल्ली से मार दूँ, हम्म भाई मैं नहीं मार सकता। हम्म, माचिस की तिल्ली की जगह इतनी बड़ी लोहे की छड़ी होगी, जरूर मर जाएगा। उससे मर जाएगा। यस, तो साउथ मूवी की हाँ बात एक हो गई, मूवी तो एक क्या वो है तो कि मूवी की हाँ बात है कि ऐसा कर दिया, उड़ गया, यस तिल्ली से मार बिल्कुल, दिया, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में पर हाँ, इतना अगर हाँ। आपको तिल्ली जितना यानी देकर ऐसा लोहे का कुछ दे दिया, हाँ, तो क्या है कि कोई धारदार कोई चीज हो गई खत्म इंसान। यहाँ पे, हल्का सा कट मारना, आपका तो मूवमेंट कुछ और होगा, हम्म और मेरा मूवमेंट, मैं क्या सोच रहा हूँ वो मेरा मूवमेंट हम्म अलग होगा। हम्म। चलो, अब तक की तो काफी इंटरेस्टिंग रहा, कुछ कुछ सवाल और हैं। अच्छा, जैसे कि फैमिली पर्सनल लाइफ पे कुछ बातें करते हैं, कि ये भी एक चीज़ है कि आपकी तो लाइफ ही खतरों से भरी है, रोज ऐसा मिशन कि कब पता नहीं क्या हो जाए, तो ऐसे में फैमिली आपकी सेफ्टी को लेकर टेंशन होती है ना, तो वह वो सिचुएशन आप उनको कैसे हैंडल करते हो, उनको क्या समझाते हो आप। फैमिलियों को समझाने की तो नौबत नहीं आने देता, हालत में बताते हैं किसी बात को। मेरे साथ कोई बाहर घटना घटती है या बाहर होती है, कभी घर लेकर के नहीं आता कि मैं ऐसे था और मुझे ऐसे हुआ और मैंने ऐसे वो किया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी टेंशन अगर उनको दूंगा या अपनी चीज़ें उनको बताऊंगा, तो वो क्या है कि आज तो मैंने बता दी उनको मजाक में, नहीं है, उनको टेंशन बनती रहेगी। और मैं हमेशा ये स्किल सिखाता हूँ उनको कि ये सीखो, ऐसे ऐसे फाइट करनी है, अगर तुम्हारे घर में ऐसे आता है तो उसको देखना है, ये आता है इसको ऐसे करना है। उनको समझाते रहो, क्योंकि आप तो दुनिया को देख रहे हो, लेकिन बच्चों को भी उसके बारे में अवेयर होने चाहिए। आप अवेयर हो गए तो क्या हुआ, और आपने अगर समाज को अवेयर नहीं किया इसके लिए सही बात। तो क्या फ़ायदा आपका।
जैसे इसी रखिए। इसी से एक चीज़ आप बता रहे थे, आपकी एक बच्चे में एक गुड़िया है, एक या लड़का है आपका। अभी जैसे न्यूज़ में भी आया था, हुँ। आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो आपने अपनी बेटी को किस तरीके से, या मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या एक ऐसी चीज़ किसी लड़की को सीखनी चाहिए ताकि वो अपना बचाव कर सके? अभी जैसे कराटे वगैरह चलते रहे, और मुझे लगता है कि नहीं काम आती ये चीज़ें। हुँ। तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या सिखाना या क्या सलाह दोगे कि ये ज़रूर सीखना चाहिए किसी लड़की को अगर वो अपना बचाव करना चाहती है? देखो, कोई भी लड़की है, हुँ, हुँ। किसी भी रास्ते में जा रही है, कोई किसी ऑटो में बैठ गई, क्यों? क्योंकि हम उस फ़ील्ड से ताल्लुक़ात है, मीडियम परिवार से हैं जी, जी, जी। और डेली इन्हीं के अर्थिंग साथ ही करते हैं, हादसे होते हैं। हादसे होते हैं। हुँ, सबसे पहले तो हादसा जो साथ में बैठा है उसकी हरकत बताएगी, हुँ। कोई छेड़खानी या कुछ। अगर आपने फर्स्ट में ही उसको स्टॉप नहीं किया, तो ये निश्चित है कि उसका स्टेप और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। आपको वहीं पे स्टॉप करना है और उसको समझाना है। जब देखा कि हद से पार जा रही है, तो आपके हाथ में जो भी चीज़ है, और लेडीज़ के पास में बहुत चीज़ें हैं, पिन हो गई या क्लिप हो गई, कुछ उसको टूल बना सकते हैं। और टूल बना करके एक बार गाड़ दिए ना जम के, तो कोई मज़ा। और अपने बच्चों को ऐसे छोटे टूल आते हैं आजकल, हुँ, तो वो देने भी चाहिए। देने भी चाहिए। और बेसिकली सिखलाई है, जैसे एक कराव मागा एक इवेंट है, हुँ, जो हुँ। क्या है कि कॉन्टैक्ट कॉम्बैट बोलते हैं जिसको, गुत्थम-गुत्था की लड़ाई के लिए यूज़ होता है। कराव ये मागा। हाँ, यस, ये इज़राइली टेक्निक है ये। हुँ, हुँ। और ये सिर्फ़ ये टेक्निक वो टेक्निक है कि जो कोई गेम नहीं है, और इसमें सिर्फ़ जीत अपनी ही होगी जो जानता है, कितने तुर्लमखा हो। अगर आप कराटे से एक्सपर्ट हैं या किसी और पार्टिकुलर किसी बॉक्सिंग से, मगर उसमें क्या है कि उसमें रूल्स बॉक्सिंग होते कर हैं, एक तरह से यस, बनाती उसमें है वो रूल्स यस, किस तरह है, क्योंकि जब रूल्स, हादसे होते हैं तो कहीं से कुछ भी आ यस, सकता है। ये सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। कराव मागा। यस, जो आज के सिचुएशन में हमारे जो और सीखना सबसे ईज़ी है। हुँ, कराटे को 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने कोर्स चलाते हैं। मैं ये बेल्ट, वो बेल्ट नहीं। इसके लिए एक नॉर्मल अगर हुँ, परफेक्ट होना है नॉर्मल लाइफ़ में, हुँ। तो आप 10 दिन में बहुत ईज़िली ऐसी ट्रिक ये सीख सकते हो। ये हाँ, कि कैसे आप और आप सजेशन भी दोगे भई ये तो आनी य चाहिए हर लड़के को। यस, तो ये सवाल ख़ैर मेरा था कि क्या एक सीखना चाहिए, तो उसका आपने बहुत आंसर दिया, से मुझे भी समझ आया कि लड़ाई के टाइम पे कोई स्किल काम नहीं आती, रूल काम नहीं आते। जो है जैसा है वो हमला करना है। तो यस, कराव मागा सीखना चाहिए। यस। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फ्यूचर में आप कुछ ऐसा लेके आओ, जो ताकि जो हमारी बहन-बेटी हैं, वो सीख सकें, और जितना लेवल आपके पास है एक्सपीरियंस, आपसे सीखेंगे तो और बेहतर तरीके से सीखें। तो सर ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं, कि बिल्कुल। ज़रूर आप कुछ ऐसा लेके आना ताकि ये चीज़ें हो सकें। तो आगे एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एक मैसेज आप ऐसा क्या यंग जनरेशन को देना चाहोगे? क्योंकि बच्चे कम्फर्ट ज़ोन में हैं अपने, तो उनके लिए क्या एक आप मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो जो बुरे हालात आते हैं ना, हुँ, ये कभी बता के नहीं आते, जी, और ये अमीरी और गरीबी को किसी को देखते नहीं हैं। देखते नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप ज़िंदे हो और आपके साथ ही आपका कैज़ुअल्टी हो गया। ठीक है, क्योंकि बाइक पे जा रहे हैं, हर दिन कुछ भी हो कुछ भी सकता है। हो सकता है, और आप खुद एक्सीडेंट नहीं करेंगे मगर पीछे वाला कर दे, तो आप क्या करेंगे? उस हालात में लोग उसके ब्लड को देखते ही बेहोश होते बेहोश देखे हो हैं। जाते हो जाता अरे हैं। जी, ब्लड नहीं, उस स्किल को सीखना है कि हमें कैसे। मान चलिए मैं एक अपना हादसा बताता हूँ। मैं घर से आ रहा था, तो रास्ते में तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद में एक बंदा एक्सीडेंट हो। 2 बंदे लेटे हुए थे। हुँ, एक हुँ। बंदे के चोट लगी हुई थी हुँ, और हुँ। दूसरा बंदा लेटा मुँह में ब्लड था ब्लड उसके। था। ये मुझे बाद में पता लगा, पहले हाथ दिया एक ने मेरी गाड़ी को, उन्होंने पूरे ट्रैफिक को रोका। कोई रुक रहा था, कोई नहीं रुक रहा था, मैं रुका। मैंने कहा, बोले भाई साहब कोई देख नहीं रहा। ये इसको तो तू भी देख सकता है, ऐसे में उसको बोला। और फिर मैं जहाँ जा रहा था, मैंने कहा वो काम ज़रूरी नहीं है, पहले ये काम बहुत ज़रूरी है। उस बंदे के मुँह में से ऐसे झाग थे, झाग यानी खून थे, पूरे फ्लूइड ऐसे जमा हुआ था और हल्का-हल्का सा बबल बन। बबल्स बन रहे थे। हुँ, तो आँखें बिल्कुल सोया होता और काफ़ी ब्लड उसके नीचे बह। मैंने देखा उसको, जाके एक रुमाल को निकाला और रुमाल को निकाल के उसके साफ किया और उसको एकदम से होश आया।
क्यों? जो उसकी ब्रीथिंग ट्यूब थी वो वहाँ से क्या है कि जैसे हमने क्लाउड को हटाया था, क्लियर हो गई और उसको सीपीआर की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे देने की।